हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आपके लिए एनसीईआरटी का हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका एनसीईआरटी का आपका क्लास 6 का लेकर के आए हैं। और इसका चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 6 करना हम लोग को, जैसा कि पिछले में आपका चैप्टर 5 में पढ़े थे, ठीक है ना। चैप्टर 5 में पढ़े थे, कुछ वैदिक पीरियड का बात हो रहा था, महापाषाण का बात हो रहा था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अध्याय 6 में जो दिया हुआ है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राज्य और राजा भी है और साथ साथ प्राचीन गणराज्य भी है ना। गणराज्य मतलब कि चुने हुए राजाओं द्वारा, है ना। राजाओं के बारे में, चुने हुए राजाओं के बारे में, है ना। कि राज्य एक है, राज्य का प्रशासन क्या हो रहा है, गणराज्य के तहत मतलब कि हो रहा है। वहाँ पे आपका सत्ता में सिर्फ एक ही नहीं, कई राजा शामिल होते थे, कई प्रमुख शामिल होते थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग इंडेक्सिंग फिर देख लेते हैं। इंडेक्सिंग तो हम लोग देख करके ही पढ़ते हैं, तो इंडेक्सिंग, आज का इंडेक्सिंग क्या है वो देख लेते हैं। इंडेक्सिंग है कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कि देखना है हम लोगों को कि शासक कैसे बने, है ना। शुरुआत में शासक कैसे बने, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था हम लोग देखेंगे, फिर जनपद देखेंगे, फिर उसके बाद जनपद के बाद जो जनपद का विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर कर प्रणाली क्या थी वो देखेंगे। फिर किस तरह से कृषि में परिवर्तन आए वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर मगध एक साम्राज्य देखेंगे। मगध के अलावा भी हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर 6 के बाद जो चैप्टर 7 होगा ना, तो उसमें मगध, वज्जी के बाद और आपको वैशाली और वैशाली के बारे में भी बात होगा, वैशाली और अंग, ठीक है ना। 4 महाजनपद थे। तो जिनका अगर बीपीएससी जो कर रहे हैं, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये 4 गणराज्य आप अगर बढ़िया से जान जाते हैं, उनका वंश और किस तरह की प्रशासन प्रक्रिया थी ये जानते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा बीपीएससी में, ठीक है। तो इसलिए हम उसका थोड़ा सा एडिशनल भी लेकर के आए हैं, तो वो देखेंगे। पहले चैप्टर 6 खत्म कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, मगध वज्जी के अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम लोग अंग और वैशाली के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 6 में हम लोगों को यही करना है, शासक कैसे बने, वर्ण व्यवस्था करते हैं शुरू, जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बुक से देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नोट्स बना हुआ है ही, तो घबराना नहीं है। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य चैप्टर का नाम है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब विकास हुआ था, वैदिक काल जब शुरुआती था, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, तो उस समय देखते थे कि कुछ जन या समुदाय द्वारा क्या किया जा रहा था, राजा को चुना जाता, प्रमुख को चुना जाता है ना। राजा जैसे कि ये एक तरह से सरदार के तरह होते थे, है ना। और कुछ पुरोहित होते थे उनके साथ में, है ना। और जन लोग क्या करते थे, प्रजा एक तरह से थे, क्या थे, प्रजा थे, है ना। तो राजा क्या होते थे, कुछ चुने जाते थे। क्या होना चाहिए उसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, योद्धा पहले होना चाहिए, है ना। युद्ध करने जाना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए। तो इस तरह से होता था, वन ऑफ द थॉट। बाकी उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जैसे कि कुछ राजा संभवतः जन या लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब जब इसके बाद क्या हुआ कि करीब 3000 साल पहले क्या हुआ, 3000 साल पहले मतलब कि 1000 ईसा पूर्व के, क्या है, 1000 ईसा पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व से के बाद क्या हो गया, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में क्या होने लग गया, इसमें कुछ परिवर्तन आया। अब जो राजा चुने जाते थे ना, उसके जगह क्या हो गया कि कुछ लोग क्या होने लगे, मतलब कि प्रतिष्ठित लोग जो थे वो राजा के रूप में स्थापित हुए, ठीक है। और उसके बाद स्थापित होने के बाद मतलब कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोग क्या करने लगे, यज्ञ करवाने लगे। क्या, कौन सा यज्ञ करवाने लगे, अश्वमेध, क्या है, अश्वमेध यज्ञ करवाने लगे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा, मतलब कि क्या किया जाता था, सजा धजा करके, एक घोड़ा सजा धजा करके उसको क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था कि वो जिस क्षेत्र में जाएगा उस इलाके, वो इलाका क्या होगा, वो राजा के रूप में मतलब कि मान लिया जाएगा कि राजा के क्षेत्र है। और
जैसे ये यज्ञ आयोजित करके क्या करने लगे, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और ये एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के मतलब खुले में छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर मान लीजिए कोई दूसरा अगर मतलब कि ये स्वतंत्र जो विचरण कर रहा है घोड़ा, ये किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा है जहां पे दूसरे राजा का शासन है, दूसरे राजा का अगर शासन है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे घोड़ा जो है ये अगर किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरा है जहाँ पे दूसरे राजा का शासन है, और ये अगर घोड़े को अगर क्या करेगा, रोक लेगा, अगर रोकेगा तभी का बात है, रोकेगा तो ये जो आयोजन करके ये जो घोड़ा जिस राजा का है ना, ये जो यज्ञ जो करवा रहा है, तो उसके साथ क्या होगी, उसके साथ लड़ाई होगी। क्या होगी, लड़ाई करनी होगी, है ना, लड़ाई करनी होगी, युद्ध करना होगा, है ना, युद्ध करना होगा। तो इसके बाद जो निर्णय होगा तो वो मतलब कि वही मानेगा, जो जीतेगा, है ना, उसका भी वो क्षेत्र हो जाएगा, हो सकता है उसका क्षेत्र हो गया यज्ञ करवाने वाले का, या फिर हो सकता है कि वो मतलब कि जो रोका है वो भी मतलब कि वो भी जीत सकता था, ऐसा भी होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रोकता है तो वो क्या हो गया, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले से क्या करना पड़ता था, लड़ाई करना पड़ता था। अगर उन्होंने अगर घोड़े को जाने दिया, अगर जाने देता था तो इसका मतलब क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मतलब कि अगर कोई रोक नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है राजा, उससे वो कमजोर शासक है, ठीक है ना। और उसके बाद उस राजा को क्या किया जाता, यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था, उस राजा को आमंत्रित किया जाता था। और वह राजा क्या करता था, यज्ञ मतलब कि यज्ञ में क्या होता था कि उपहार स्वरूप कुछ मतलब कि लेते आता था राजा के लिए, ऐसा होता था। और इस यज्ञ को किसके द्वारा किया जाता था, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, है ना, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अब देखिए यहाँ राजा को भी उपहार मिल रहा है और पुरोहित जो यज्ञ करवा रहे हैं उसको क्या कर रहा है, राजा जो यज्ञ करवा रहा है वो भी उपहार दिया करता था, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों से राजा का मुख्य स्थान होता था, इन सभी आयोजनों में राजा का क्या होता था, मुख्य स्थान होता था। उसे राज्य सिंहासन या फिर बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। देखिए यहाँ पे सिंहासन और बाघ की खाल का बात हो रहा है ना। राज्य सिंहासन यहाँ आपको दिखना चालू हो गया, पहले क्या था, इसके पहले कोई राज्य सिंहासन का नहीं था, ठीक है ना, इसके पहले कोई राज्य सिंहासन नहीं था, है ना। लेकिन अब क्या होने लगा, या तो बाघ के खाल पे या फिर एक सिंहासन रखा जाने लग गया, और उस स्थान पे कौन बैठा रहता था, राजा बैठा हुआ होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा की सारथी ही उसका सहचर होता था। यहाँ सारथी शब्द का उपयोग हुआ है। सारथी मतलब समझ रहे हैं ना, कि रथ, अगर मान लीजिए कि रथ चलाया जा रहा है तो उसको चलाने वाला राजा का क्या होता था, सारथी, है ना। और वही सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पे वह राजा क्या करता था, यज्ञ के अवसर पे वही सहचर जो था ना, युद्ध देखा हुआ वो अपने नज़र से है, तो इस कारण से वो राजा के विजय जो किया है और उसके अन्य गुणगानों का गान करता था, है ना, गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया भर देखना होता था। मतलब कि अन्य जो राजा है वो आमंत्रित होते थे और यज्ञ की प्रक्रिया में शामिल होते थे, है ना। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष जो या अथवा वैश्य थे, है ना, वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। और जब अन्य राजा ला रहे हैं उपहार, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वैश्य भी उपहार ला रहे हैं। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, है ना। पुरोहित जो शूद्र मानते थे, जिन लोगों को शूद्र मानते थे, है ना, वैश्य के नीचे जो शूद्र मानते थे, उनको अनुष्ठान में भाग लेने नहीं दिया जाता। कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, है ना। ऐसा नहीं है एक भी अनुष्ठान का, ऐसा नहीं है कि एक भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था, अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या है,
इस समय उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत है ना, जो अभी वर्तमान में बिहार, बंगाल, बिहार, आपका यूपी और उत्तराखंड, ये सब इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब वाला इलाका, ये सब जो है उत्तर भारत में क्या है, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, जो दिल्ली और आपका यूपी और ये सब से लगता है, गंगा और यमुना का क्षेत्र, इस जगह क्या हुआ, कई ग्रंथ रचे गए। इस क्षेत्र में क्या हुआ, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद होने वाले के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे। अब देखिए, ऋग्वेद तो आपको पता है, ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है, वैदिक ग्रंथ है। क्या है, वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है ना। लेकिन उसके बाद क्या है कि ऋग्वेद के बाद जो रचित हुआ ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ, है ना, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। यही काल भी माना जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है, एक काल है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल जैसे कि आपको बताए, इसके पहले वैदिक काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना। और वही उत्तर वैदिक काल का पीरियड क्या है, उत्तर वैदिक काल का पीरियड क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यही माना जाता है, ठीक है ना। तो यही ऋग्वेद क्या हुआ, वैदिक काल में लिखाया, इस काल में लिखाया, और उत्तर वैदिक में क्या हुआ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद लिखाया। तो इसके बाद रचे होने के कारण क्या बोलते हैं, उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल है ना। अन्य ग्रंथ में क्या है, अन्य ग्रंथ उपनिषद है ना, उपनिषद है, ये है, शामिल है अन्य ग्रंथ में, है ना। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई है। इस ग्रंथ में क्या है, मतलब कि अनुष्ठान करने की प्रक्रिया हुआ है, संपादक की विधियां बताई गई है, पूजा करने का नियम बताया गया है, सामाजिक नियमों के बारे में उपनिषद में मिलता है ना। तो ये सब में बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे, उस समय समाज में क्या था, कई समूह थे, जिनमें क्या है, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारिक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, ठीक है ना, तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा, पुरोहित और योद्धा, देखिए यहाँ पे क्या है, वैभवशाली, मतलब कि वो मजबूत था, है ना, मजबूत, वैभव मतलब संपदा से मजबूत, है ना, संसाधन संपदा का उपयोग वो बहुत अच्छे से करता था, है ना, और उसके पास संपदा की कमी भी नहीं थी। और वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। वहीं दूसरी ओर क्या है, पशुपालक हुआ, शिल्पकार हुआ, श्रमिक हुआ, मछली पकड़ने वाला हुआ, शिकारी हुआ, भोजन संग्राहक, निर्धन थे। अब देखिए, शिकारी तक था, भोजन संग्राहक, आप जो पढ़े थे इसके पहले, शिकारी आखेटक युग वाला, है ना, आखेटक और भोजन संग्राहक यहाँ भी थे। मतलब कि जो जंगल में रह रहे हैं अभी भी, उनके मतलब कि कुछ जीवन में ज़्यादा खासकर परिवर्तन नहीं आया था, तो वो भी क्या है, भोजन संग्रह करके खाते थे। बीज, मतलब कि जो बीज उपजना वो किसी किसी इलाके में हो रहा था, भोजन संग्राहक अभी भी कुछ कुछ क्षेत्र में मिल जाते थे। और आखेटक, है ना, ये सब जंगल में रहते थे। तो ये सब क्या थे, निर्धन थे, ये सब क्या थे, निर्धन थे, मतलब गरीब थे। तो पुरोहित ने क्या किया, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण क्या था, पहला वर्ण क्या है, ब्राह्मणों का, है ना। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, मतलब पढ़ना और पढ़ाना और यज्ञ कराना, और इसके लिए क्या मिलता था, उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान किसका है, विषय अथवा या वैश्य। इसमें कौन कौन आते थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, है ना, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। इनका काम तो आप मतलब कि इनके इससे ही पता चल जाता है। कृषक खेती करते थे, पशुपालक पशुपालन करते थे, व्यापारी लोग व्यापार करते थे। वही क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, क्षत्रिय भी हुए और वैश्य भी हुए, इनको क्या था, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान किनका था, शूद्रों का था, और इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। तीनों वर्णों की सेवा करना मतलब कि वैश्य का भी सेवा करना, क्षत्रिय का भी सेवा करना और ब्राह्मणों का भी सेवा करना, ये काम दे दिया गया था ब्राह्मणों द्वारा आपका इसमें वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को।
इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार, प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता है। देखिए ब्राह्मण की औरत रहे, ब्राह्मण औरत रहे, चाहे क्षत्रिय औरत रहे, चाहे फिर आपका वैश्य औरत रहे, इसमें भी औरतों को क्या है, शूद्रों के समान माना गया है ना। इसमें भी औरतों को शूद्रों के समान माना गया। ये उस समय की बात है, ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे शूद्र को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, तो वैसे ही महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो ये था वर्ण व्यवस्था, है ना, ये है वर्ण व्यवस्था। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कि पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के माता पिता की संतान ब्राह्मण होगी, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। देखिए यहाँ पे क्या है, जन्म के आधार पे वर्ण का व्यवस्था का वर्णों का निर्धारण होने लग गया था, ठीक है ना। अछूत वर्गों के लिए में कुछ क्या थे शामिल, इसमें थे शिल्पकार शामिल थे, कुछ शिकारी शामिल थे, भोजन संग्राहक शामिल थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे जो हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़े थे उसमें देख रहे थे कि आखेटक वो भोजन संग्राहक थे ना, आखेटक वो भोजन संग्राहक। तो ये इस समय में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। वो किस इलाके में रहते हैं, वो जंगल के इलाके में रहते हैं, है ना, वो जंगल के इलाके में रहते हैं। तो वो भोजन संग्राहक भी क्या थे, इस वर्ण व्यवस्था में अछूत माने गए थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। अब देखिए शवों को जो मतलब कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद जो उनको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उनका काम जो करते थे, है ना, उसको जलाने का काम या दफनाने का काम जो करते थे, उनको भी यहाँ अछूत माना गया इस वर्ण व्यवस्था में। और इन लोगों के संपर्क तक में आना अपवित्र माना गया। ये वर्ण व्यवस्था सोचिए उस समय बहुत मतलब कि कड़ा था, ठीक है ना, कड़ा पाबंदी के साथ था सभी कुछ। और फिर इसकी मतलब कि इसकी आलोचना भी हुई, इस चीज़ की आलोचना भी हुई उस समय के उस समय जो रहते थे उनके द्वारा इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना हुई थी। अब किन किन आधार पे उस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया या आलोचना की गई, किस आलोचना का आधार क्या था, तो उसमें क्या थी कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसमें से एक क्या था कि राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानता था, है ना। राजा खुद कुछ ऐसे राजा थे जो स्वयं को क्या थे, पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, है ना। कुछ लोग जन्म के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था का कर दिया जाता था, वर्ण आधार बना दिया जाता था कि मतलब कि शिकारी के घर जो पैदा होगा वो शिकारी का बेटा शिकारी ही, उसी तरह शिल्पकार के घर पैदा हुआ तो वो भी शूद्र के कैटेगरी में आ गया, है ना। और फिर उसके बाद व्यापारी वर्ग में भी जो मतलब कि जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था निर्धारण होता था। इसके अतिरिक्त इस चीज़ को क्या हुआ, इसका आलोचना किया गया। इसके अतिरिक्त क्या था, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे। व्यवसाय के आधार पे क्या है, व्यवसाय के आधार पे भी भेदभाव जो हो रहा था उसको भी उचित नहीं मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। अब अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार जैसा कि हम लोग जानते हैं किन को नहीं दिया गया था, शूद्र को और स्त्रियों को। तो ये जो अनुष्ठान जो करवाने का अधिकार नहीं गया था, तो इसके लिए भी अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो, तो इसकी मांग की गई थी। बाकी कई लोग छुआछूत की आलोचना की। ये जो छुआछूत था, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं जन्म के आधार पे होने के बाद भी इसके ऊपर देखिए कि संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये जो था कि संपर्क अपवित्र माना जा रहा है, तो इसको क्या है, इसी आधार पे छुआछूत की आलोचना की गई। और इसके बाद इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। अब देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, जैसे कि आपका आप इसको मान सकते हैं कि इस इलाके में, इस पूरे इलाके में क्या था, जो है ना, इसका पुरोहितों का उस जगह ज़्यादा ये नहीं था, प्रभाव नहीं था। बाकी सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। तो इस जगह क्या है, सामाजिक आर्थिक असमानता
बहुत कम थी, ठीक है। सामाजिक असमानता होती है, आर्थिक असमानता, गरीब अमीर का असमानता बहुत कम था, है ना। और सामाजिक विभेद भी कम था, जैसे कि आपका वर्ण व्यवस्था का भी असर वहाँ कम पड़ता था पूर्वोत्तर क्षेत्र में। फिर उसके बाद हम लोग जनपद देखेंगे। जनपद देखने से पहले हम लोग नोट्स पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, इसलिए कि जनपद फिर उसके बाद महाजनपद चलेगा, तो वो अच्छा रहेगा कि हम लोग नोट्स से एक बार पहले इस वर्ण व्यवस्था को और शासक कैसे बने हैं उसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, तो इसमें नोट्स आपको क्या करना है कि 3000 साल पहले का जो स्थिति था वो हो गया एक, और 3000 के साल के बाद का स्थिति है। तो इसमें क्या हुआ, राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया, ठीक है ना। पहले लोग चुने जाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, जो बड़े बड़े राजा थे, मतलब कि यज्ञ के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, तो अश्वमेध यज्ञ करवाए, और उसके बाद जो छोटे छोटे राजा है उनके साथ मिल जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से परिवर्तन आया, अब वो जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा कहलाने लगे, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ आपको याद रखना है। अश्वमेध यज्ञ में क्या था, शूद्र आमंत्रित नहीं किए जाते थे, है ना। बाकी व्यापारी आप देखते हैं उपहार लेकर के आता है, इवन छोटा राजा जो रहता था वो भी उपहार लेकर के आता है, पुरोहितों को उपहार दिया जाता था। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी वर्ण व्यवस्था जो था, चारों वर्ण के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था में आपका पुरोहित, जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे, उनका कार्य क्या था, अध्ययन और अध्यापन का, यज्ञ वो अनुष्ठान करने का, और इनका क्या था विशेषता कि कर नहीं देते थे और उपहार लेते थे, ठीक है ना। कर नहीं देते थे और उपहार लेते थे, तो अध्ययन अध्यापन हो गया, यज्ञ वो अनुष्ठान करने का काम हो गया, कर नहीं देते थे और दान उपहार लेते थे, ठीक है ना। तो सामाजिक हो गया, है ना, सामाजिक आपको दिख रहा है और आर्थिक भी दिख रहा है ना। फिर उसके बाद क्षत्रिय शासक में देखते हैं। क्षत्रिय शासक का जो वर्ण व्यवस्था था, उनमें क्षत्रिय शासक वर्ग किनको कहा जाता था, जो युद्ध वो रक्षा करना उनका काम था, और वो कर लेते थे, है ना। उसी तरह वैश्य विश्व का देखते हैं, तो कृषक, व्यापारी और पशुपालक क्या होते थे, वैश्य वर्ण में आते थे, वैश्य वर्ग में आते थे, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सबसे अधिक कर देते हैं, व्यापार हैं तो वो सबसे अधिक कर देते थे, और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है ना, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब यहाँ देखना है कुछ कृषक और व्यापारी जो थे ना, कृषक वो व्यापारी, जिस जगह जो आप देख रहे हैं कि कृषक और व्यापारी है, तो कृषक और व्यापारी ये लोग धनवान हुआ करते थे, ये लोग क्या हुआ करते थे, धनवान हुआ करते थे। बाकी पशुपालक जो है निर्धन तरह के हुआ करते थे, है ना। अब पशुपालक में भी अपवाद के रूप में कुछ आपको धनवान मिल सकते हैं, जैसे कि किन्हीं के पास पशुओं की संख्या अत्यधिक हो, है ना, तो वो पशुपालक आपको धनवान मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे कृषक व व्यापारी धनवान होते थे और पशुपालक निर्धन होते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जगह शूद्र का क्या था, रोल था इस वर्ण व्यवस्था में, तो देखते हैं कि अन्य वर्णों की ये सेवा करने का मतलब, जो आपका ब्राह्मण हुआ, शासक हुआ, है ना, क्षत्रिय हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का क्या था, अन्य वर्णों का सेवा करना इनका काम था। बाकी यज्ञ वो अनुष्ठान का अधिकार नहीं था, इनको नहीं दिया गया था, यज्ञ वो अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। औरतों और शूद्रों का समान माना गया, औरतों व शूद्रों को समान माना गया एक तरह से। फिर वेदों के अध्ययन का अधिकार इन दोनों में से किसी को नहीं था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस जगह क्या है, इस समय के समाज का समूह मुख्यतः किनका था, पुरोहित, योद्धाओं, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले। इन सब कैटेगरी के आपको उस समय के लोग जीवन यापन उस जगह किया करते थे, ठीक है ना। फिर वर्ण की आलोचना हम किस आधार पर करते हैं, उस वर्ण की आलोचना किन आधारों पर की गई, है ना, किन आधारों पर की गई, तो उसको देखते हैं हम लोग। आपका वर्ण का आलोचना का आधार क्या था, तो एक तो आधार था क्या कि क्षत्रिय राजा द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया जा रहा था। बाकी जन्म के आधार पर निर्धारण सही नहीं माना जा रहा था। व्यवसाय के आधार पर भेदभाव, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, उसको गलत माना जा रहा था। अनुष्ठान के अधिकार जो है ना सभी के लिए होना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही थी, लेकिन नहीं दिया गया, तो इसके कारण से इस आधार पर भी आलोचना की गई, है ना। फिर अब हम जनपद देखेंगे। जनपद पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, है ना, उसका चैप्टर कुछ का पॉइंट वहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो जैसे पहले ये देख लेते हैं, चित्रित दूषित बाण आपको दिख रहा
है ना। इसमें ज्यामितीय तरह से रेखांकित आकृतियाँ दिखाई गई है, सरल रेखा और ज्यामितीय रेखा के रूप में है। और इनका प्रयोग क्या था, खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब जैसे कि उसमें यज्ञ किया जा रहा है या कोई अनुष्ठान किया जा रहा है छोटा ही, तो उसमें भोज किया जाता है। भोज किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि भोज करने के बाद जो मतलब कि वहाँ कराया जा रहा है तो उसको इसी से निकालने का काम होगा। आपका चावल निकाल करके देना या आपका और कोई सब्जी वगैरह निकाल करके देना, तो इनको जैसे कि दिया जाता है, तो इसका उस तरह का प्रयोग में लाया जा रहा है। और इस तरह का आपको चित्रित धूसर बाण आपको इस समय में मिलने लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि चित्रित धूसर बाण का उपयोग किया जाता था इस समय में। बाकी जनपद देखते हैं। जनपद जहाँ तक आपको ऐसे जनरली आप देखिए, जन तो आपका समझ गए कि जन क्या है। जन एक आम मतलब कि लोग को कहा जाता है। और फिर उसके बाद जनपद क्या हो जाता है, समुदाय हो गया। तो अब जो क्या यहाँ पे थे, महायज्ञ करने वाले जो थे ना, महायज्ञ करने वाले जो भी राजा होते थे, एक तो होते थे राजा जो कि महायज्ञ कर रहे हैं, है ना, महायज्ञ कर रहे हैं। और कुछ राजा होते थे जो छोटे राजा हुए, तो वो क्या होते थे, यज्ञ छोटे छोटे यज्ञ करवाते थे, है ना। बड़ा यज्ञ कुछ नहीं करवाना, मतलब अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं या फिर छोटा यज्ञ घर में ही करवा रहे हैं। बाकी महायज्ञ करवाने वाले क्या हो गए, अब ये छोटे छोटे राजा भी इनके पास आते थे, है ना, इनके पास आते थे उपहार स्वरूप लेकर के। आगे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो महायज्ञ करवाने वाले राजा क्या हो गए, महायज्ञ करवाने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के क्या हो गए, जनपदों के राजा हो गए, जनपदों के राजा हो गए। अब ये जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए। जनपद का आर्थिक अर्थ क्या है, जनपद का अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह, है ना, जन के बसने की जगह, मतलब एक समुदाय विशेष वहाँ पे बस रहा है ना, उसी को जनपद कहा गया उस समय। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को, जो पुरातत्वविद हैं, उनको क्या हो गया, इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की गई है। इन जनपदों के जो इस समय के जनपद थे, उनके कई बस्तियां मिली हैं। कहाँ कहाँ मिली है तो देखते हैं। दिल्ली में जैसे कि पुराना किला मिला है ना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर, और उत्तर प्रदेश में ही एटा के पास अतरंजी खेड़ा, है ना। मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा यूपी में मिला है। तो ये सब प्रमुख स्थल हैं जो आपको जनपद के स्थल हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, वो मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशी दिखता है आपको, अन्य जानवर भी दिखता है, और बाकी लोग कहाँ थे, झोपड़ियों में रहते थे। अभी देखिए यहाँ पे नगरीकरण नहीं हुआ है, ठीक है ना। नगरीकरण आपको देखने के लिए आगे मिलेगा जब महाजनपद में पहुँच जाइएगा। तो अभी भी सोच लीजिए, प्रथम नगरीकरण जो हुआ था 4500 वर्ष पूर्व, और वो उसके बाद अभी तक क्या हुआ, उसके ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, उसके ख़त्म होने के बाद झोपड़ी में ही रहा जा रहा था। ठीक है। फिर वे क्या करते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, वो सरसों जैसे फसल उगाते थे। ठीक है ना। यहाँ फसल का कौन कौन सा नाम है, तो चावल है, गेहूं है, जौ है, धान है, और कुछ दालें हैं, फिर गन्ना है, फिर तिल भी है और सरसों भी है ना। तो इन सब को का फसल उगाया जाता था। बाकी देखते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर, वो कुछ लाल रंग के होते थे। इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे, है ना। ये आपको दिख रहा है धूसर बाण, और कुछ लाल कलर के भी होते थे। इन पुरास्तरों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया। यही है आपका चित्रित धूसर पात्र, ठीक है ना। चित्रित धूसर पात्र यही है। बाकी लाल रंग का एक अलग होता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये धूसर आपको दिख रहा है ना, धूसर से पकड़ लीजिए। धूसर का मतलब हो गया चित्रित धूसर पात्र का मतलब आपका चित्रकारी किया गया है, और धूसर वही मिट्टी का बर्तन, ठीक है। चित्रित धूसर पात्र, या आमतौर पर जो चित्रित धूसर चित्रकारी किस तरह की होती थी, सरल रेखाओं व ज्यामितीय आकृतियों के रूप में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है। और फिर जैसे कि यह स्थल देख लीजिए, कुछ स्थल है जो कि जनपद का है, कुछ महाजनपद का है और नगर का भी है। तो जैसे कि गंधार था, जो आपका तक्षशिला इसका राजधानी हो गया। बाकी कुरु जनपद था, है ना। फिर बाद में जा कर के ये महाजनपद भी बन गया, गंधार भी बन गया। तो इसका राजधानी आपको दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर जनपद भी था। फिर कौशल जनपद, जो कि श्रावस्ती क्या थी, इसकी राजधानी थी। वत्स में वैशाली राजधानी।
अवंती में उज्जैनी और माहिष्मती, ये माहिष्मती आपको देख रहे हैं। फिर ये माहिष्मती आपको सुनने के लिए मिलता है ना बाहुबली मूवी में, ये माहिष्मती यहाँ से लिया हुआ। देखिए दक्षिण का क्षेत्र है ना, मतलब कि मध्यवर्ती क्षेत्र बोलिए, दक्षिण का क्षेत्र नहीं, मध्यवर्ती क्षेत्र, कि मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्कन के सीमा पे है। फिर उसके बाद वज्जी जो वैशाली उसकी राजधानी थी, और फिर मगध थी जिसकी राजधानी पहले राजगिरी थी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई। फिर अंग आप देखते हैं जो चंपा, आज जो भागलपुर के आसपास में निकट में है, वो अंग की राजधानी चंपा कहलाई। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, तो इसका जनपद कंप्लीट हुआ है तो पहले हम इसका जो है कुछ देख लेते हैं जनपद। एक सेकेंड, हाँ, तो इसका हम देखते हैं कि जन क्या हुआ, जन के बसने वाली जगह को क्या कहते हैं, जनपद कर लेते हैं। महायज्ञ करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा कहलाए। जो महायज्ञ करवाते थे, ठीक है ना, वो जनपद के राजा कहलाए। बाकी कुछ जनपद के नाम यहाँ, प्रमुख जनपद जो है कुरु, पांचाल, कौशल, राजगिरी, अवंती, अंग। अब देखिए ये जनपद हो गया, ठीक है ना। और फिर जनपद की बस्तियों का ये स्थल जो दिल्ली में है पुराना किला, मेरठ यूपी में, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा आपका एटा यूपी में, ठीक है। और यहाँ क्या था, लोग झोपड़ियों में रहते थे, और मवेशियों के मवेशियाँ वो अन्य जानवरों का पशुपालन। आपका फसलों का नाम दिया है, इस चीज़ को ध्यान में देख लीजिएगा, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, वो सरसों। यहाँ पे देखिए आपका इसका बात नहीं हो रहा है, नट्स का बात नहीं हो रहा है ना, मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, बादाम तरह का, इस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन आपका गन्ना, तिल, सरसों ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन को कुछ धूसर और लाल रंग के मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र भी दिखाए हैं। रेखांकित किस तरह है, सरल रेखा, वो ज्यामितीय आकृति में, है ना। फिर कुछ गणराज्य भी इस समय में विशेष थे। एक गणराज्य की उत्पत्ति हो रहा था इस जगह, वो क्या थी, वज्जी थी, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। और बाकी आपका यहाँ पे दे दिए हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैप आपका यहाँ डाल दिए हैं। फिर महाजनपद हम लोग देखेंगे, तो महाजनपद में जो है ना, वो वहाँ से ज़्यादा हम यहीं पे मतलब कि मेंशन किए हुए हैं ठीक से, थोड़ा सा एक्सटर्नल भी कुछ इसमें नोट्स में शामिल किए हैं, तो इसको यहीं से देखते हैं। तो महाजनपद क्या था, जनपदों के संसाधन वो कर बढ़ाने के कारण क्या हो गया, जब जनपद के संसाधन बढ़ गए और कुछ कर बढ़ गए, जैसे जनपद था, जनपद जैसे कि हम लोग देख रहे थे, तो कुछ जनपदों के क्या हो गए, उनके संसाधन बढ़ गए, रिसोर्स उनका बढ़ गया, और उसके कारण क्या हो गया, कर बढ़ने लगा, और कर बढ़ने के कारण ही क्या हो गए, वो महाजनपद हो गए। ये महाजनपद का विकास कब हुआ, महाजनपद का विकास 2500 वर्ष पहले, मतलब कि द्वितीय नगरीकरण का बात यहाँ आ गया, ठीक है ना, द्वितीय नगरीकरण का बात आ गया यहाँ पे 2500 वर्ष पहले। आप जैसे कि जानते हैं कि 4500 वर्ष पहले था प्रथम नगरीकरण, और द्वितीय नगरीकरण 2500 वर्ष पूर्व। तो 2500 वर्ष पूर्व महाजनपदों का जो विशेषता मतलब कि खुलने लगा, उनका रिसोर्स बढ़ने लगा, कर बढ़ने लगा, तो इसकी वजह से नगरीकरण की शुरुआत भी होने लगी। अभी तक झोपड़ी चल रही थी, लेकिन अब आपको नगर भी मिलने लग जाएंगे। बाकी किलेबंदी करवाने लगे। अब जो जनपद है वो तो छोटा ऐसा है, लेकिन महाजनपद तो अब बहुत बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, उसका कम से कम नगर का जो किला रहेगा उसको तो कम से कम घेर ही सकता है ना। तो किलेबंदी की शुरुआत हो गई, किलेबंदी की शुरुआत हो गई, किलेबंदी होने लगी। तो वो संसाधनों द्वारा, कौन से संसाधन के द्वारा किलेबंदी की जाती थी, एक तो मानव श्रम हो गया और पूंजी, है ना। तो इस तरह की पूंजी से जो उनके पास कर जो बहुत सारा बढ़ा, तो उससे क्या करना चालू किए, किलेबंदी शुरू करना चालू किए। बाकी कुल जनपदों की संख्या कितनी है, 16 महाजनपद है, ठीक है ना, 16 महाजनपद है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन है, एक हस्तिनापुर हो गई, मगध सबसे बड़ी, वैशाली, उज्जैन, कौशाम्बी, है ना। इसमें अंग भी जोड़ लीजिए आप, है ना, अंग जोड़ लीजिए, वज्जी जोड़ लीजिए, गणराज्य था लेकिन वो भी महाजनपद के ही इसमें आ गया। तो वैशाली हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, उज्जैन हो गया, कौशाम्बी हो गया, हस्तिनापुर हो गया। और इस समय महाजनपदों में क्या होने लगा, नियमित सैनिक वेतन दिए जाने लगे, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नियमित सैनिक वेतन का एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि क्या महाजनपद काल में नियमित सैनिक वेतन दिया जा रहा था, हाँ या नहीं, ठीक है ना।
या फिर पूछा सकता है कि नियमित सैनिक वेतन जो महाजनपद काल में दिया जाता था उसमें किस तरह से कौन से सिक्के दिए जाते थे, और आपको 4 सिक्के का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आहत सिक्के दिए जाते थे। कौन से दिए जाते थे? आहत सिक्के के नाम से, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गया आपका महाजनपद। और बाकी आपका सैनिक भुगतान आप देख लिए, है ना, सैनिक भुगतान देख लिए, आहत सिक्के से दिया जा रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और कृषि में परिवर्तन हुआ था इस जगह, है ना। पहले इसके पहले आपका तांबा का और इसका आपका तांबा देखते हैं, और फिर आपका देखते हैं कांसा देखते हैं, टीन देखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ लोहे से तैयार लोहे से तैयार किया हुआ हल आपको मिलने लग गया। लोहे से तैयार हुआ हल रहेगा तो वो क्या होगा, ज़मीन के अंदर तक अच्छे से जाएगा, उसका कल्टीवेशन अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो कल्टीवेशन अच्छे से हो सकेगा तो उसमें उपज भी बढ़ेगा। और दूसरा एक और चीज़ हुआ था उस समय में कि धान के पौधा का रोपाई शुरू हुआ था। इसके पहले धान लगा दिया जाता था, उसका फसल काटा जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, धान के पौधे पहले लगाए जाते थे और उसके बाद उसको उखाड़ करके फिर से रोपा जाता था, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ गया। इन 2 चीज़ों से फसल का उत्पादन उस समय बढ़ा था। मतलब देखिए अमूल चूल बदलाव है बस कृषि में, और उससे क्या हो गया, बहुत सारा उत्पादन बढ़ गया। और ये आपको अभी कम लग रहा है लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा बात था, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं मगध का विकास और वज्जी का विकास देखेंगे। इस समय में मगध जो महाजनपद था उसका विकास होने का कुछ कारण था, ठीक है ना। जैसे कि क्या कारण था, एक तो गंगा व सोन नदी, है ना, गंगा व सोन, मगध नदी के पास देख रहे हैं गंगा और सोन नदी यहाँ बहती है। तो गंगा और सोन नदी बहती है तो इससे क्या हो गया, यातायात सुलभ हो गया, है ना। यातायात वो नाव द्वारा करना, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्स एकदम अच्छा से मिल गया। फिर जल वितरण, वाटर सप्लाई हर समय रह रहा है ना। जल वितरण आपको वहाँ पे नदी होने के कारण हर समय जल आपको उपलब्धता रहती है, जल की उपलब्धता रहती थी। फिर इससे क्या होती थी, ज़मीन उपजाऊ होती थी। तो ये इसके कारण क्या हो गया, मगध का विकास में सहयोग हुआ, ठीक है ना। फिर कुछ शक्तिशाली शासक भी हुए, ये कारण भी था। कुछ शक्तिशाली शासक में क्या था, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर महापद्म नंद, है ना। इसको बहुत अमीर, नंद वंश को ना बहुत अमीर मतलब माना जाता था, बहुत ज़्यादा अमीर, ठीक है। फिर कुछ 2 राजधानियाँ रही मगध का, एक फर्स्ट राजगिरी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र। तो राजधानियों का ये किया गया, स्थानांतरण किया गया, 2 राजधानियाँ भी बनाई गई। तो मगध के विकास में इन सब कारणों को शामिल किया जा सकता है। बाकी वज्जी में शासन व्यवस्था क्या थी, ये गणराज्य की एक व्यवस्था थी। मतलब गण मतलब संघ हुआ करते थे, कुछ संघ मिल करके क्या करते थे, एक पूरे क्षेत्र पे शासन करते थे, ठीक है ना। कुछ संघ मिल करके एक क्षेत्र पे पूरे शासन करते थे, ठीक है। तो जैसे 2300 वर्ष पहले लिखे बौद्ध ग्रंथ दिग निकाय में क्या है, इस वज्जी का उल्लेख है ना। वज्जी के गणराज्य मतलब संघ होने का उल्लेख किया गया है। किसमें, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दिग निकाय। तो दिग निकाय आपको याद रखना है कि ये किसका ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और ये कब हुआ, इसका ये 2300 वर्ष पहले मतलब लिखा गया है, ठीक है। 2300 वर्ष पहले दिग निकाय में इसका उल्लेख है। बाकी राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। देखिए बहुत समय तक ये राज्य चलता रहा। गणराज्य पहले बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद मतलब पीक एकदम पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन फेज चालू हुआ, तो छोटा मतलब बन गया वो राज्य, वो संघ जो है उस छोटा बन गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 1500 साल तक चलता रहा, है ना। फिर इसका अंत कब हुआ, जब गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर राज्य को कर लिया, है ना। वज्जी राज्य को शामिल कर लिया अपने में, मगध में। ये किसके द्वारा हुआ था, गुप्त शासकों द्वारा, है ना, चंद्रगुप्त, है ना, गुप्त शासक। तो इनका विकास जो आप देख लिए, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग भी देख लिए, कितने साल तक चला रहा और किस में उल्लेख है ये भी देख लिए। तो वज्जी संघ इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि अभी भी इसका इम्पोर्टेंस रहता है, इसलिए कि सबसे पुराना गणराज्य कहलाता है ये, ठीक है ना, सबसे पुराना गणराज्य कहलाता है। तो ये आपका गर्व करने भी वाली भी बात है, हमारी संस्कृति का प्रमाण भी है। और जो हम अभी जिस फेज में रह रहे हैं
उसमें ये सटीक भी बैठता है, ठीक है ना। हमारा भारत भी क्या है, संघों का एक देश है ना, संघों का एक देश है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बाकी जो दिया हुआ है कि नए शासक कब आए थे, 3000 साल पहले। महाजनपद कब हुआ, 3000 साल पहले। फिर सिकंदर का आक्रमण क्या हुआ, कब हुआ था, 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ, 1500 साल पहले। और 2500 साल पहले एथेंस में शासन की व्यवस्था क्या थी, उसका हम देखते हैं थोड़ा सा। एथेंस क्या है, यूनान मिडिल ईस्ट, अभी जो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट से ऊपर में है, नॉर्थ साइड में है, उसी का एथेंस हुआ करता था, ठीक है ना। एक एथेंस मतलब कि साम्राज्य हुआ करता था। तो वहाँ की शासन व्यवस्था क्या थी, प्रजातंत्र और गणतंत्र थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे यही सबसे पुराना माना जाता है, किस लिए, यही 2500 वर्ष। और ये जो थे आपका वज्जी साम्राज्य जो था 3000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे भी कुछ व्यवस्थाएं थी जो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहलाती थी। व्यवस्था 200 सालों तक चली, ज़्यादा नहीं चली, जबकि ये जो हमारा यहाँ वज्जी का गणराज्य 1500 साल तक चला था, ठीक है ना। बाकी 30 से ऊपर के सभी पुरुष जो होते थे ना, उस मतलब कि उसको नागरिकता दी जाती थी, ठीक है ना, उसको नागरिकता दी जाती थी, लेकिन दास को छोड़ करके, ठीक है ना। साल में कम से कम 40 बार सभा आयोजित की जाती थी। सभा आयोजित यहाँ 40 बार कम से कम एक साल में की जाती थी। बाकी आपको यहाँ पे भी वज्जी साम्राज्य में भी सभा आयोजित की जाती थी, लेकिन कितने बार इसका मेंशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एथेंस का जैसे साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उससे पता चला है कि साल में कम से कम 40 बार सभा आयोजित की जाती थी। और औरतों को नागरिकता नहीं दी जाती थी। तो दास को भी नागरिकता नहीं दी जाती और औरतों को भी नागरिकता नहीं दी जाती थी। बाकी 30 साल से ऊपर जो भी रहते थे पुरुष, उनको नागरिकता प्रदान की जाती थी। तो ये आपका एथेंस का जो शासन व्यवस्था था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे चलने से पहले हम लोग एक बार किताब पे फिर मतलब कि चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। और कुछ जो है आपका मेंस का क्वेश्चन का भी एक थोड़ा सा फॉर्मेट बनाए हुए हैं, तो इसको दो तरीके से आप दे सकते हैं। ये एक पहला तरीका है इसका आंसर देने का, ठीक है ना, ये एक पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है ना। दो तरीके से आपको देखिएगा देने का कि शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। और बाकी ये क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़रा सा आपका बुक से। तो महाजनपद काल में क्या था, इसको जल्दी हम लोग करते हैं इसलिए कि फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग को शुरू करना है। तो करीब 2500 साल पहले क्या हुआ, महाजनपद, कुछ जनपद क्या हो गए, अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ देखिए साफ बता रहा है कि 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, कुछ जनपद जो पहले जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यही क्या हुए, ये जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हुए वही महाजनपद कहलाए, है ना, वही महाजनपद कहलाए। इन्हें क्या हुआ, महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया भी गया है। अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात चारों ओर लकड़ी और चारों ओर क्या थे, लकड़ी, ईंट व पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये क्या, किस लिए किलेबंदी की जाती थी, अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर क्या करते थे, विशाल, ऊंची व प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि दिखाते थे, है ना। मतलब कि राजधानी है, राजधानी के चारों ओर क्या कर दिया गया, दीवार, एकदम ऊंचा दीवार चारों तरफ खड़ा कर दिया गया। किस लिए, कि हम दूसरे राजाओं को या दूसरे साम्राज्य को हम क्या कर सके, अपना समृद्धि दिखा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद भी और क्या हुआ था। तो शक्ति प्रदर्शन हो गया, समृद्धि दिखाए। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले क्या हो गए, उस लोग जो उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। किले के अंदर जो रह रहे हैं उन पर नियंत्रण हो सकेगा और उस क्षेत्र पे पूरे राजधानी पर या जहाँ किलाबंदी किया गया है उसका नियंत्रण अच्छा से हो सकेगा। अब मूवी वगैरह हम देखते हैं कि चारों बगल किला बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि मोहनजोदड़ो मूवी में आया हुआ था, तो उसके चारों ओर नगर दुर्ग भी इसके पहले भी इसमें पढ़े ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता में नगर दुर्ग की क्या किया जाता था, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ रहता था, जबकि नगर जो रहता था, जो निचला नगर था, उसमें सिर्फ घर बना हुआ रहता था, है ना। और कभी कभी दोनों में
दोनों में गिलेबंदी किया जाता था, तो ये दोनों भी देखने के लिए मिला। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही बात है। तो इस तरह से जो दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, तो अगर दीवार बनाना है तो व्यापक योजना, बड़ा योजना का ज़रूरत होता था, और लोग लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष व बच्चे इसके लिए आर्थिक अथक परिश्रम किया होगा, ऐसा माना जा रहा है कि, और ऐसे भी थोड़ी तुरंत बन जाता है। जैसे कि मिस्र का पिरामिड है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही बन गया होगा, या उसका कोई संसाधन तो बहुत बड़ा एकदम लगा होगा, व्यापक उसका मतलब कि योजना तैयार करने में ही बहुत समय लगा होगा, है ना। तो सारा कुछ देखते हुए उसी तरह से यहाँ पे भी जो दीवार बनाने के लिए जो आवश्यकता होती थी उसकी सारी चीज़ की पूर्ति की जाती थी, ठीक है ना। और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, जिसको वो संसाधन जो वहाँ पे संसाधन मौजूद है, मानव श्रम, और फिर उसके बाद जो नहीं है उसको कर से लेकर के आपका आवश्यकता पूरा किया जाता था। और इसके बाद राजा क्या करने लगे, सेना रखने लग गए। नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, है ना। ये आहत सिक्के जो हम लोग देखेंगे, आहत सिक्के आपको दिखाते हैं कि आहत सिक्के, ये देखिए ये आहत सिक्के हैं, है ना। ये आहत सिक्के हैं, यही सिक्के दे करके क्या रखा जाता था, सैनिक को जो वेतन दिया जाता था यही आहत सिक्के से दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ कोई एकदम नॉर्मल सा देख रहे हैं कि एक हाथी है, कुछ चक्र टाइप का है, ये पत्ता टाइप का है, तो इस तरह से बनाया हुआ मतलब मुद्रांकित किया हुआ, और एक तरफ तो पूरा प्लेन ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आहत सिक्के थे जो इसको दे करके नियमित वेतन के तौर पे दिया जाता था, ठीक है। और फिर इसमें एक देखिए, ये एक कौशाम्बी, ये जो देख रहे हैं आप दीवार, ये चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है ना। कौशाम्बी किले की दीवार है, और ये कहाँ पड़ता है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, है ना। कौशाम्बी किले का दीवार है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। और निर्माण कब हुआ है, लगभग 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कौशाम्बी में किला का दीवार मिला है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व। और फिर कर किस तरह से दिया जाता था ये भी देख लेते हैं। कर जो दिया जाता था, तो जैसे कि फसल पर लगाए गए कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे इस समय में। फसल पर लगाए गए कर, एक मिनट, पेंसिल, एक सेकंड जरा दीजिएगा हमको। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज़। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ फसलों पे लगाए गए कर क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। जो फसल पे कर लगाए जाते थे तो वो क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते थे, खेती ही करते थे। और उपज का क्या था, 1/6 हिस्सा, मतलब 1/6वां हिस्सा वो कर के रूप में निर्धारित कर दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था, ठीक है ना। अब ये याद रखना है कि भाग जो कहा जाता था आपका महाजनपद काल में, वो किस चीज़ को कहा जाता था, वो 1/6 का हिस्सा जो कर से लिया जाता था, खेती से हिस्सा जो लिया जाता था वो कर के रूप में, उसे क्या कहा जाता था, कर के रूप में, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। और कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे। अब देखिए ये तो हो गया फसल से कर हो गया, ये फसल से कर हो गया। बाकी जो खेती नहीं कर रहा है, कारीगर है, शिल्पकार है, उनसे किस तरह से कर लिया जाएगा, तो कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में, क्या है, श्रम के रूप में कर लगाया गया था, श्रम के रूप में, है ना। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार, चाहे बुनकर हो या लोहार हो या सुनार हो, वो राजा के पास आएगा, महीने के 1 दिन काम करना पड़ेगा उसको, महीने के 1 दिन काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कर का रूप माना गया कारीगरों या शिल्पकारों से। बाकी पशुपालक जो थे, तो जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना होता था, दूध दिया, घी दिया वगैरह, ये सब दिया, जानवरों का जो उत्पादन हुआ, ऊन दिया, है ना। अगर भेड़ है तो ऊन मतलब कि ये किया जा रहा है,
तो इस तरह से उत्पाद के रूप में, जानवरों से बने उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी वर्ग तो सबसे ज़्यादा कर देते थे, तो वो सामान खरीदने बेचने पर क्या करते थे, कर देते थे, ठीक है ना। आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, जैसे लकड़ी हुआ, ठीक है ना। संसाधन आप किलाबंदी कर रहे हैं, है ना, तो संसाधन के रूप में जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो आखेटक वो संग्राहक भी कर के रूप में देगा, ठीक है। अब कृषि में परिवर्तन वही दो चीज़ था। एक चीज़ जो आपका ये था, हल था, उसमें क्या हो गया, लोहे का उपयोग, और दूसरा आपका जो धान रोपाई शुरू हो गया। क्या हो गया, धान रोपाई शुरू हो गया, ठीक है ना। बीज बुआई के जगह रोपाई शुरू हो गया, ठीक है। ये कृषि में परिवर्तन का दो मुख्य यही है, और इसी से क्या हो गई, फसल की उत्पादन बढ़ गई। बाकी मगध का देखते हैं थोड़ा सा। मगध देखिए, जैसे कि मगध पहले क्या था, जनपद था, है ना, पहले जनपद था, लेकिन लगभग 200 साल के भीतर ही क्या हो गया, मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, और ये जनपद से महाजनपद की ओर अग्रसर हो गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती थी। ये दो जो नदियाँ थी ये मगध से होकर गुजरती थी, जिससे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम कर देती थी। मगध का एक हिस्सा क्या है, जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था, जंगलों से भरा था, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके प्रशिक्षित किया गया और सेना में लगा दिया गया, है ना, तो सेना भी मजबूत हो गई। यही नहीं, जंगल से घर क्या होता था, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। अब देखिए, एक तरफ तो आपका मगध, मान लीजिए मगध है, ठीक है, एक तरफ तो आपका नदी है, सोन नदी, गंगा नदी, ठीक है, और उसके बाद एक हिस्सा क्या है आपका, जंगल का हिस्सा है ना। अब संसाधन, एक तरफ से संसाधन यहाँ से मिल गया, और संसाधन के बाद इधर क्या हो गया, आपका जो फसल भी उपजाऊ हो गया, यातायात सुनिश्चित हो गया इस चीज़ से, है ना, जल वितरण आपको मिल गया, जल का कमी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से क्या हो गया, मगध उभर करके आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या था, मजबूत औजार वो हथियार बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी थे। क्या, इस क्षेत्र में लोहे जो थे, ठीक है ना, इस क्षेत्र में जो लोहे थे, मगध के क्षेत्र में लोहे के कुछ अयस्क खदानें मिली थी, जो क्या थे, मजबूत औजार वो हथियार बनाए जाते थे, ठीक है ना। हथियार का मतलब कि इतना मतलब कि हो गया था कि उस जगह हथियार आपको मिलता है कि यूज किया गया था उसका आपका तीर कमान का, और गुलेल टाइप का एक नया हथियार बनाया गया था। तो इस तरह से मगध में है बहुत कुछ हुआ था हथियार के रूप में भी। मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद भी हुए, ठीक है ना। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जनपद को जीतने के लिए, जो और भी जनपद थे उसको जीतने के लिए हर संभव मतलब साम दाम दंड भेद सब चीज़ लगा दिया जाता था। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। जो महापद्मनंद थे मगध के, वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक, मतलब कि मगध यहाँ है तो उससे उत्तर पश्चिमी भाग पर भी फैलाना चालू कर दिया था। बिहार के राजगिरी, आधुनिक राजगीर जो है, कई सालों तक मगध का राजधानी बना रहा। बाद में क्या हो गया, पाटलिपुत्र जो आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा जो है ना, सिकंदर, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। देखिए व्यास नदी कहाँ है, व्यास नदी तो आपको जम्मू कश्मीर के इलाके में मिल रहा है ना, ये आपको जम्मू कश्मीर के इलाके में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं कि सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी है, सिंधु, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, है ना, सबसे लास्ट में व्यास। तो वहाँ व्यास नदी के किनारे पहुँच गया। व्यास नदी के जो किनारे पहुँचा ना, तो वो चाह रहा था कि ये मगध का क्षेत्र है, इस पे ऊपर हमला करे, लेकिन यहाँ के सैनिक इसके क्या हो गए,
इस बात से घबरा गए। ये क्या हो गए? घबरा गए, इसलिए कि इसके पास पूरा संसाधन था, सेना सब भरा पड़ा हुआ था, ठीक है ना, हाथियों का सेना, घोड़ों का सेना पूरा एकदम यहाँ पे था, ठीक है ना, इसलिए उसके सेना भयभीत हो गए थे। किसके? सिकंदर के। और वो बस पोरस को ही हराने में सफल हो पाया। उसके बाद ख़त्म हो गया, सिकंदर यहाँ से चला गया था, ठीक है। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस बात को जानते थे, ठीक है ना, खबर मिल चुका रहता था पहले, है ना, जासूसी उस समय हुआ करता था ना, तो इससे सैनिकों को खबर मिल गया, तो इस कारण से वो भयभीत हो गए थे। बाकी वज्जी साम्राज्य था, जैसे मगध का एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही क्या था? वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली विहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जो गण और संघ कहलाती थी। मतलब वहाँ आपको राजा का नाम मिल रहा है, ठीक है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, लेकिन यहाँ शासन व्यवस्था एकदम इसके अलग था, जहाँ पे यहाँ गण और संघ हुआ करते थे। मतलब छोटे छोटे राजा मिल करके वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया करते थे। गण या संघ में क्या होते थे? कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब हर एक व्यक्ति राजा कहलाएगा। ये सभी राजा व्यक्ति के अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। अब देखिए, सभा यहाँ पे भी बैठ रहा है, जैसा कि आप देखें कि एथेंस में सभा बैठ रहा था, साल में 40 बार का उल्लेख है, लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ सभा भी यहाँ भी बैठ रहा है, और उसमें बहस और वाद विवाद होता था और तय किया जाता था कि इन फ्यूचर क्या करना है, ठीक है ना, या वर्तमान में जो विवाद चल रहा है उसको कैसे सुलटाना है। तो ये सभा बैठा करके किया जाता था। शत्रुओं के आक्रमण के निपटाने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास व कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इस चीज़ को देखना है कि स्त्री हो, चाहे दास हो या कामकार हो, तो ये हिस्सा नहीं ले करते थे। बाकी बुद्ध और महावीर जो दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ठीक है ना। बुद्ध भी संबंधित थे, एक उसी कौशाम्बी कुशीनगर का इलाका है ना, कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत से सजीव वर्णन मिला है। जैसे कि दीघ निकाय हम लोग देखें कि दीघ निकाय से लिया गया पाठ है। दीघ निकाय में वर्णन किया गया है इसी वज्जी संघ का, है ना। और अजातशत्रु के जो वज्जी संघ के आक्रमण करने से पहले महात्मा बुद्ध के पास भेजा था अपना दूत कि पता करो कि क्या बुद्ध से पूछो कि युद्ध करने के लिए जाएं, आक्रमण करें। तो उनके द्वारा यही 3-4 बात कहा गया था, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, ठीक है ना। अजातशत्रु का जैसे प्रमाण भी आपको दिया गया है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद क्या है, उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला था, है ना। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण व संघ पे विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नए प्रश्न और नए विचार जो आए, है ना, दर्शन मिले हैं, फिर बुद्ध के जीवन की कहानी देखेंगे, और मगध के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा विशेष तौर पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो ठीक है गाइज, आज के क्लास को हम एंड करते हैं, और इसको जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो। और लेक्चर पे है, मतलब कि खुद से भी, मतलब कि उस नोट्स के थ्रू आप दोबारा आप उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।